नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे देश में काफ़ी बार इस रूल का यूज़ किया गया है। तो आज हम जानेंगे डिटेल में कि क्या है प्रेसिडेंट रूल, क्या क्या इसके क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम प्रेसिडेंट रूल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली क्लास में इमरजेंसी की सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, दैट इज़ आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 355 में दोस्तों मैंने क्या पढ़ाया था, दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, यानी कि हमने बात करी थी कि केंद्र सरकार की ड्यूटी होती है। क्या होती है केंद्र सरकार की ड्यूटी? दो ड्यूटी थी। पहली ड्यूटी थी कि टू प्रोटेक्ट द कंट्री, प्रोटेक्ट द कंट्री, हमने पढ़ा था ये अपनी पहली क्लास में, दैट एनी थ्रेट टू इट्स इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी। तो अगर उस पर कोई भी आपदा आती है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। एंड सेकंड चीज़ क्या थी ड्यूटी यूनियन की, कि इनको ये भी चेक करना था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यानी कि जो उनका अपनी सरकार चला रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही, ये चेक करना भी यूनियन का काम था। तो प्रेसिडेंट रूल के लिए हमें ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति रूल जो है, राष्ट्रपति शासन हम तभी लगाते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती है। और यही चीज़ लिखी है आर्टिकल 356 में। यहाँ पर तो है कि बस इनकी ड्यूटी है चेक करना, बस चेक करना है, इसके बाद उसमें कुछ भी नहीं कि आर्टिकल 355 के तहत ये लोग प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं सकते। बट इसमें सिर्फ इनकी ड्यूटी है कि इनको चेक करना है कि संविधान के हिसाब से सरकार चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही, ये चेक करना केंद्र सरकार का काम है अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356, जिसमें डिफाइन किया गया है प्रेसिडेंट रूल को। मतलब इसी आर्टिकल के तहत हम लोग राष्ट्रपति रूल का यूज़ करते हैं। सिर्फ यही एक आर्टिकल है जो हमें बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है, यानी कि इफ़ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, राष्ट्रपति साहब का मतलब होता है एक तरह से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति साहब प्रोक्लेम कर लेंगे इस वाली इमरजेंसी को। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, मेनली इसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है, बट इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। और प्रेसिडेंट रूल का मतलब यही होता है कि प्रेसिडेंट साहब अपना वहाँ पे फिर रूल चलाने लगते हैं जैसे ही वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती है। यह है आर्टिकल 356। अब दोस्तों, अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है, यानी कि अगर हम लोगों को राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी भी किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य के अंदर, तो दो ग्राउंड है राष्ट्रपति शासन लगाने की। पहला तो आर्टिकल 356 खुद है, एक 356 में है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सरकार नहीं चलती है तो राष्ट्रपति महोदय वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। ये हो गया पहला ग्राउंड राष्ट्रपति शासन लगाने का। दूसरा है आर्टिकल 365। इसमें कहा है कि यदि जो राज्य सरकार है, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अगर नहीं मानती, उनके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती, तो भी राष्ट्रपति साहब प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू
कंप्लाई, यानी कि उनकी बात एक तरह से मानने से मना कर दी या उनके डिसीजन को नहीं माना। फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी राष्ट्रपति महोदय इस इमरजेंसी का यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों सिर्फ ये दो ग्राउंड हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के। पहला है आर्टिकल 356 एंड दूसरा है आर्टिकल 365। अब इसको याद करने का भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इन दोनों आर्टिकल को आपको याद कैसे करना है। एक याद हो जाए तो दूसरा समझो ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया। आपको ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल को। एक तो 356 तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या नहीं कर रहे। 356 इतना फेमस आर्टिकल है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है। और जो दूसरा आर्टिकल है इसको रिवर्स कर दो, बस 6 को इधर कर दो, 5 को इधर कर दो, 365। तो ये मतलब आपको अगर एक याद हो तो समझिए दूसरा भी ऑटोमेटिकली याद हो गया। आपने देखा इसकी पोजीशन हमने इधर कर दी, इसकी पोजीशन हमने इधर कर दी। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए शायद आर्टिकल याद करने में, ये वाला। तो यही सिर्फ दो ग्राउंड दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये लगा सकते हैं इमरजेंसी को। अब दोस्तों जब भी ये इमरजेंसी लगाई जाती है, हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कि जैसे ही प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेम करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, तो उनको 1 महीने के अंदर अंदर उस इमरजेंसी का जो भी उनका प्रोक्लेमेशन है उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता था विद इन 1 मंथ। बट प्रेसिडेंट रूल में चीज़ अलग है यहाँ पर थोड़ी सी। क्या है दैट इनको परमिशन तो पार्लियामेंट की लेनी है बट 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि यहाँ पर ड्यूरेशन जो है ये 2 मंथ्स का है। विद इन 2 मंथ्स दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का अप्रूवल इज मस्ट। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती तो प्रेसिडेंट रूल वहीं पर नल एंड वॉइड हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज हर 6 महीने पे हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना है। एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूवल अगर दे दिया तो 6 महीने के लिए वो प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लागू रहता है। अगर 6 महीने के बाद भी एक्सटेंड करना है आपको, तो आपको फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। बट हम इसको कितनी बार कर सकते हैं, ऐसा मतलब 6-6 महीने पे अप्रूवल लेके हम कितने साल तक ऐसे चला सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो हमने पढ़ी थी उसमें था कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इमरजेंसी को आप लोग कितने भी साल तक लगा सकते हैं, इनडेफिनेट पीरियड। बट जो स्टेट इमरजेंसी यानी जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है, इसको सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए हम लोग लगा सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा इस इमरजेंसी का यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको एक संशोधन करना पड़ेगा संविधान में अगर आपको 3 साल से ज़्यादा इमरजेंसी चलानी है किसी स्टेट के अंदर। एक बार ऐसा हुआ भी है, पंजाब के अंदर हमारी 5 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था ड्यूरिंग 1980s में, मतलब 87 के आसपास जब हमारा वो चल रहा था, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट शायद बोलते हैं, तो जब चल रहा था तो 5 साल तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। बट वहाँ पे अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि संविधान में सिर्फ 3 साल लिखा है कि 3 साल तक आप चला सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। अगर 3 से ज़्यादा चलाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और पंजाब के केस में यही हुआ, इन्होंने अमेंड किया था संविधान को, दैट इज 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये इन्होंने अमेंड किया तब जाके ये 2 साल और एक्स्ट्रा चला पाए, 3 + 2 यानी 5 साल टोटल इन्होंने चलाया। अब दोस्तों यहाँ भी एक हमने जो हर क्लास में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ पर भी 44 का रोल बहुत बड़ा आ जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने 2 कंडीशन रख दी। कंडीशन किस लिए रखी पहले वो सुनिए, कि अगर आपको ये इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है बियॉन्ड 1 ईयर,
टोटल आप 3 साल तक बेशक कर सकते हैं, शुरू के 6 महीने आप 1 साल तक करिए, उसके बाद एक कंडीशन इस अमेंडमेंट ने लगा दिया, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर आपको 1 साल से ऊपर किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो पहली कंडीशन इस अमेंडमेंट ने रखी कि उस स्टेट में या पूरे नेशन में नेशनल इमरजेंसी भी होनी चाहिए लागू। अगर पहली कंडीशन है, इसका मतलब कि इंडिया में ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी अगर चल रही होगी तभी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के बाद भी प्रेसिडेंट रूल को, यानी 1 के बाद बढ़ाना है बट 3 से ऊपर भी नहीं जाना है, कि नेशनल इमरजेंसी चलनी चाहिए हमारी कंट्री में। दूसरी कंडीशन रखी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। किस चीज़ का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है? कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है वहाँ पे इलेक्शन करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। कारण जो भी हो उनको लिखित में देना पड़ेगा कि इलेक्शन करवाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कारण हो सकता है, कोई लड़ाई चल रही हो, दंगा चल रहा हो, बट उनको लिखित में देना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो आप इस दोबारा से मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि अगर आपको 1 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है, यानी कि 1 साल के बाद अगर प्रेसिडेंट रूल को आपको कंटिन्यू करना है तो यू हैव टू फुलफिल 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी पहले से चल रही है, इसका मतलब पहले से नेशनल इमरजेंसी चल रही होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक सर्टिफिकेट बना कर दे कि उस स्टेट के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते हम लोग। ये 2 कंडीशन है जिसकी अगर ये दोनों मिलेंगी, आपको दोनों की परमिशन मिलेगी, मतलब पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा इनकी ECI की परमिशन, तभी जाके आप 1 साल के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। एल्स प्रेसिडेंट रूल 1 साल के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। तो ये क्लॉज भी डाला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने काफ़ी लूप होल्स को फुलफिल किया। जितने भी लूप होल हमारी गवर्नमेंट मिसयूज़ करती थी उन लूप होल्स को इन्होंने एक तरह से फिल करके ऐसे प्रोविजंस डाल दिए कि मिसयूज़ थोड़ा कम कर सके गवर्नमेंट। और दोस्तों प्रेसिडेंट रूल को रिवोक, यानी कि अगर कैंसिल करना है प्रेसिडेंट रूल तो राष्ट्रपति साहब जब मन चाहे दोबारा एक प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल अब इस टाइम से, इस डेट से कैंसिल किया जाता है। तो ये भी सिर्फ राष्ट्रपति साहब ही कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति तो आपको पता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो राष्ट्रपति साहब खुद ही कैंसिल कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। यहाँ पर पार्लियामेंट का रोल नहीं रहता कैंसिलेशन पे, यानी ओनली राष्ट्रपति साहब ही रिवोक कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट के प्रेसिडेंट रूल को। अब दोस्तों इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेते हैं। जैसे हमने नेशनल में पढ़ा था कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है अगर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ के लेजिस्लेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ के फाइनेंशियली क्या क्या फ़र्क पड़ता है, हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो प्रेसिडेंट रूल में सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है दोस्तों स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है वैसे ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाती है। डिसमिस का मतलब है जो फंक्शन अब वहाँ की गवर्नमेंट कर रही थी वो सारा का सारा कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में आ गया, तभी इसका नाम पड़ रहा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति महोदय अब डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करेंगे, या तो खुद करते हैं या किसी अपने अथॉरिटी को अपॉइंट कर देते हैं जो कि वहाँ के स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस करवाता है। जनरली ये गवर्नर को अपॉइंट करते हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी की मदद से वहाँ पर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को
करते हैं। चीफ सेक्रेटरी दोस्तों सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट अब कुछ भी काम नहीं कर सकती। जो भी काम करना होगा राष्ट्रपति साहब खुद करेंगे अपने ऑफिसर्स के थ्रू। ये था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। अब जो नेक्स्ट थिंग है, यानी कि जो अगली बात है हमारी, वो है लेजिस्लेचर का क्या होता है वहाँ के। अगर वहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो दोस्तों लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो वहाँ की स्टेट विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके फंक्शंस, यानी कि अब विधानसभा यानी लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कानून बनाते हैं, यानी कि मेक लॉज। बट जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ये जो फंक्शन है इनका कानून बनाने का, ये टेक ओवर कर लेती है पार्लियामेंट। यानी कि अब स्टेट लेजिस्लेचर का काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेता है उस फंक्शन को। अब जो भी स्टेट के अंदर कानून बनाए जाएंगे दैट इज़ डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वहाँ का चाहे बजट भी पास करना हो तो भी पार्लियामेंट ही पास करती है, स्टेट का कोई रोल नहीं रह जाता। यानी कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव भी मतलब एक तरह से एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड लेजिस्लेचर का कौन करता है? पार्लियामेंट। तो टोटल कंट्रोल यूनियन के पास आ जाता है। आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनियन, पार्लियामेंट भी हमारा यूनियन लेवल पे होता है। तो स्टेट का वहां पर रोल 0 हो जाता है बिल्कुल। तो हमने 2 पॉइंट अभी समझे कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन करते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब। और कानून बनाने का काम जो होता है, जो वहाँ की विधानसभा पहले करती थी किसी स्टेट की, वो कौन करता है? पार्लियामेंट। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों कि पार्लियामेंट जो है ये तो या तो ये खुद लॉ बनाए या ये किसी को अपॉइंट कर दे कि वो लॉ बनाए, यानी कि ये डेलीगेट करते हैं पावर, डेलीगेट पावर्स टू आइदर प्रेसिडेंट or any other authority, to president or any other authority। नेशनल इमरजेंसी में हमने पढ़ा था कि जो भी कानून बनाने होंगे वो पार्लियामेंट खुद बनाता था, किसी और को बनाने को नहीं बोलता था। बट प्रेसिडेंट रूल में क्या है, या तो पार्लियामेंट खुद भी बना सकता है या किसी को बोल सकता है कि आप, जैसे सपोज महाराष्ट्र में सपोज प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहाँ के, या मतलब महाराष्ट्र में लगा है तो महाराष्ट्र के लिए कानून या तो ये खुद बनाएगी पार्लियामेंट, या राष्ट्रपति साहब को बोलेगी कि प्रेसिडेंट साहब हम लोग यूनियन के काम में बिजी हैं, कृपया महाराष्ट्र के लिए कानून सारे आप बनाएं। या ये किसी और अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर को भी कर सकते हैं, या जो भी पार्लियामेंट ठीक समझे किसी को भी अपॉइंट करके बोल सकती है कि महाराष्ट्र के लिए कानून आप लोग बनाएं, हम लोग बिजी हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट था कि, और नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट को खुद करना होता है, वो किसी और को नहीं कह सकते। वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की ड्यूटी होती है नेशनल लेवल पे कानून बनाने की। वो किसी भी अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं कर सकते इस काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट साहब डिसमिस कर देते हैं किसको? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और जब वहाँ की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रहेंगे, प्लस पार्लियामेंट क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेचर का काम संभालते हैं। स्टेट की जो विधानसभा होती है, स्टेट की विधानसभा, तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं स्टेट के पास, एग्जीक्यूटिव भी चले गए और लेजिस्लेचर भी चले गए। तो कानून जो बनते हैं वो, अगर सपोज पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है तब कैसे कानून बनाए जाएंगे वहाँ के? तो आपको मैंने प्रेसिडेंट की क्लास में पढ़ाया था
कि प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर होती है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहा जाता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट में दोस्तों क्या है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो राष्ट्रपति महोदय कानून पास कर देते हैं, जो कि वैलिड रहता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का सेशन होता है, पार्लियामेंट या तो उसको अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है, दैट इज अप टू पार्लियामेंट। बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति साहब के पास पावर है ऑर्डिनेंस पास करने की। तो प्रेसिडेंट रूल में भी यही होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, किसी स्टेट के लॉ को भी वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बना सकते हैं, स्टेट के कानून भी बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में इमरजेंसी के बाद जो भी कानून बनाए जाते हैं वो 6 महीने के बाद रद्द हो जाते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर है सपोज प्रेसिडेंट रूल अगर स्टॉप भी कर दिया जाता है, मान लो पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट साहब ने जो भी कानून बनाए होंगे वो चलते जाएंगे आफ्टर प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है बट का मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है उसके बाद जो भी कानून बनाए होते हैं बाय द प्रेसिडेंट और बाय द पार्लियामेंट, उनको वो रिपील कर सकता है, यानी कि उनको स्ट्रक डाउन कर सकता है, रिपील कर सकता है, उसमें थोड़े से चेंजेस भी कर सकता है, ऑल्टर, या उसको री इनेक्ट भी कर सकता है, जो है उसको एक नया नाम देके री इनेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें आ जाता है। इसका मतलब कि वो उनके बनाए गए लॉ को अब रिपील भी कर सकते हैं या उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं या उसको री इनेक्ट भी कर सकते हैं। ये टोटल कंट्रोल अब स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हमारा खत्म किया जाता है। और दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंडर प्रेसिडेंट रूल ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे इफेक्ट डालता है, यानी कि आपने देखा कि हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देते हैं, बट हाई कोर्ट्स पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अंडर प्रेसिडेंट रूल। कोर्ट्स अपने काम करते रहेंगे, राष्ट्रपति साहब कोर्ट को कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेसिडेंट रूल का। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारा 44 तो है ही, बट उससे पहले 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि लेकर आई थी मैडम इंदिरा गांधी। इन्होंने इसमें क्या किया, इंदिरा गांधी जी, मैडम इंदिरा गांधी जी अमेंडमेंट लेकर आई थी। इन्होंने इसमें क्या किया कि बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल अगर गवर्नमेंट लगाती है किसी स्टेट में तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये क्लॉज डाला गया था बाय 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 बाय मिसेस इंदिरा गांधी जी, यानी कि बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमारा 44th इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो क्लॉज डाला गया था, जो जुडिशरी की पावर छीनी गई थी कि उनके पास कोई हक नहीं है प्रेसिडेंट रूल को टच करने का। अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया एग्जीक्यूटिव ने, मतलब एग्जीक्यूटिव ही लगाती है, जो गवर्नमेंट होती है यूनियन पे वही किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाती है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट साहब को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट की जो वो होगी सेटिस्फैक्शन, यानी प्रेसिडेंट साहब जो रूल लगाएंगे प्रेसिडेंट का वही फाइनल होगा,
फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट साहब होंगे और उनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, दैट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया इन्होंने। बट दिस क्लॉज वॉज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। उन्होंने बोला मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट आई और उन्होंने ये क्लॉज को डिलीट किया और बोला कि प्रेसिडेंट रूल इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब मर्जी चाहे प्रेसिडेंट रूल को रिव्यू कर सकती है। ये आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। रिव्यू कर सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू हमारे पास अलाउड हो गया अंडर दिस अमेंडमेंट। उससे पहले मैडम इंदिरा गांधी ने ये क्लॉज ऐड कर दिया था कि जुडिशरी कुछ भी प्रेसिडेंट रूल में छेड़खानी नहीं कर सकती, बट दैट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो ये जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी दोस्तों 1994 में, SR बोमई जजमेंट, इस नाम से ये जजमेंट फेमस है, SR बोमई जजमेंट 1994। इसमें इन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट रूल इज अंडर जुडिशियल रिव्यू या सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोर्ट्स जब चाहें उनको रिव्यू कर सकती हैं। अगर वो गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है किसी भी राज्य के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रेसिडेंट रूल को स्ट्रक डाउन कर देगी, कैंसिल कर देगी उस पूरे के पूरे रूल को, यानी कि जो भी वहाँ पे चेंजेस आए थे ड्यूरिंग दिस प्रोक्लेमेशन वो सारे के सारे नल एंड वॉइड माने जाएंगे। पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया था इस जजमेंट में। दूसरा पॉइंट इन्होंने इस जो SR बोमई केस था इसमें इन्होंने दूसरा पॉइंट बोला कि किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है, यानी स्टेट विधानसभा, उसको सस्पेंड तो राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। बट अगर किसी विधानसभा को पूरी तरह डिसॉल्व करना है, यानी कि इलेक्शन से दोबारा से करवाने एक तरह से, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ हो सकता है। राष्ट्रपति साहब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अगर स्टेट विधानसभा को डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व का मतलब होता है पूरी की पूरी विधानसभा को ही हटा देना अगर, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से होगा। पार्लियामेंट अप्रूवल, यहाँ पर राष्ट्रपति साहब का रोल जीरो है। राष्ट्रपति साहब अपनी मर्जी से डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिसमिस सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कि जब तक एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो लोग चेक करती है एग्जीक्यूटिव की, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सही से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तब तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। बट अगर उनको पूरी तरह डिसॉल्व करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था। और दोस्तों तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है, मीन्स उनको पूरी तरह से हटाना है, तो उनको जो एक बार बोलने का अधिकार उनके फ्लोर पे है, उनके जो हाउस का फ्लोर होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी प्रूफ करनी है उनको ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि जो विधानसभा की जो फ्लोर है उसके ऊपर इनको मेजॉरिटी प्रूफ करनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वहाँ की गिर जाएगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, इसका मतलब ये लोग जो काम कर रहे हैं इनके पास जनता का सपोर्ट है, स्टेट विधानसभा। तो यानी तब उस केस में अगर ये मोशन पास नहीं होता तो फिर इस हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर हो गया ये मोशन पास, तो इसका मतलब है उस हाउस को वहीं पे जो वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं सबको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये क्लॉज भी डाला गया था SR बोमई जजमेंट में कि विधानसभा को मौका मिलना चाहिए उनके फ्लोर पे अपने आप को एक तरह से प्रूफ करने के लिए, कि मीन्स अपने आप को प्रूफ कर सकें ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति साहब ने अपनी मर्जी से कुछ बोला और पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर दे और हाउस को डिसॉल्व कर दे।
एक बार उनको अपने फ्लोर पे बोलने का मौका मिलना चाहिए, ये भी क्लॉज डाला गया था एसआर बोमई जजमेंट 1994। इसमें एक पॉइंट और था, सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है ये सब। बाकी दोस्तों प्रेसिडेंट रूल के अंदर इतना ही है जितना हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा 355 में कि यूनियन की ड्यूटी थी कि चेक करना संविधान के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं चल रही। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 356 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 365, फिर हमने वो ट्रिक भी सीखी कि 6 और 5 को रिवर्स कर दो तो आर्टिकल याद कर लोगे आप। उसके बाद हमने देखा एग्जीक्यूटिव पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेजिस्लेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव का क्या था, प्रेसिडेंट सारी की एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में रख लेते हैं और लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के पास कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने एसआर बोमई जजमेंट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी। तो आज की क्लास में हमारा प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे, दैट इज़ आर्टिकल 360। तो आप इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। आप जो मेरी क्लास होती है अगर आप इसके बाद सेम टॉपिक को गूगल भी करेंगे ना तो वहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपके सामने आएंगे आपको समझ आने लगेंगे इस क्लास के बाद, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स गूगल पे आपको यही मिलेंगे जो मैंने क्लास में डिस्कस किए। तो एक बार आप गूगल करके देखना, जो भी आपको नहीं समझ आए तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको आराम से अब समझ आने लगेगा नेशनल इमरजेंसी भी और प्रेसिडेंट रूल भी। अब रही बात फाइनेंशियल की तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।